नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर नया मंत्रिमंडल 2026 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर पहला प्रश्न है आपका, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तारीख को ली थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 9 जून 2024 को ली थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका राष्ट्रपति भवन में हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति 3.0 मंत्रिपरिषद में शपथ लेने वाले मंत्रियों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर कुल संख्या 71 थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में कुल कितने कैबिनेट मंत्री शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 33 यहाँ पर शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में कुल कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 5 यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में कुल कितने राज्य मंत्री सामान्य शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 36 यहाँ पर शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर किसकी बराबरी करने वाले दूसरे नेता बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मोदी 3.0 सरकार में भाजपा के अतिरिक्त कौन से प्रमुख सहयोगी दल शामिल हुए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, टीडीपी और जेडीयू यहाँ पर शामिल हुए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 7 है। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में राज्यसभा में राज्य से कितने सदस्य मंत्री हैं बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 5 यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री अमित शाह किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस सदन के सदस्य हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य हैं। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस सदन की सदस्य हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर राज्यसभा की सदस्य हैं। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका के राम मोहन नायडू बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका चिराग पासवान। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर जनता दल सेक्युलर से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एचडी कुमार स्वामी बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बने? तो आपका ऑप्शन बी, प्रताप राव जाधव बने। अब बढ़ती हैं आगे। अपना दल सोनेलाल से मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका अनुप्रिया पटेल यहाँ पर बनी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा किस मंत्रालय के मंत्री बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम के मंत्रालय के मंत्री बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत सरकार की सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति CCS मानी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सुरक्षा संबंधी
मंत्रिमंडलीय समिति CCS की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करते हैं। अब बढ़ती हैं आगे। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC में सामान्यतः कितने सदस्य होती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदस्य होते हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका प्रधानमंत्री करता है। अब बढ़ती हैं आगे। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCPA की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर निवेश एवं विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति CCID की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रधानमंत्री करता है। अब बढ़ती हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री करता है। अब बढ़ती हैं आगे। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका गृह मंत्री करता है। अब बढ़ती हैं आगे। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान में किस रूप में मिलता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं, ये कार्य आवंटन नियमों के तहत बनती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मंत्रिमंडलीय सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट किसके प्रत्यक्ष प्रभार में कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन यहाँ पर कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर नियुक्ति समिति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में शामिल क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के विभागों की नियुक्ति। अब बढ़ती हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, आपका अनुच्छेद 74 से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अब बढ़ती हैं आगे। अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका लोकसभा के। अब बढ़ती हैं आगे। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम कितने प्रतिशत तक सीमित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा सदस्य संख्या का 15%। अब बढ़ती हैं आगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2003 में पारित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 543 संसदीय लोकसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 81 मंत्री हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य बनने की अधिकतम कितनी सीमा समय दी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 6 महीने का समय सीमा दिया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यदि कोई गैर सांसद व्यक्ति मंत्री बनता है तो संविधान के अनुसार उसे कितने समय के भीतर संसद सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना कर्तव्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का औपचारिक उल्लेख किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कैबिनेट में क्या अंतर होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आपका यहाँ पर दोनों 163 और 164 दोनों। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा क्या है 91 संशोधन अनुसार? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी। आपका राज्य विधान सदस्य संख्या का 15%। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर 91 संविधान संशोधन के अनुसार छोटी विधानसभा 60 से कम सदस्य में न्यूनतम कितने मंत्री होने चाहिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 मंत्री होने चाहिए। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर संविधान के अनुसार मंत्रियों का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका संसद निर्धारित करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपका प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किस वर्ष गठित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर 1947। अब बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 14 सदस्य थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अब बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर के संघमुखम शेट्टी यहाँ पर थे। अब बढ़ती हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सरदार बलदेव सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री थे। अब बढ़ती हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे। अब बढ़ती हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री की भूमिका किसने निभाई? तो आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू स्वयं। अब बढ़ती हैं आगे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। अब बढ़ती हैं आगे। भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह के। अब बढ़ती हैं आगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 78 सदस्य थे। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में सबसे कम समय तक कार्यरत रहने वाला मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री का था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन। अब बढ़ती हैं आगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार 1996 कितने दिनों तक चली थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 13 दिन तक चली थी। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका मोरारजी देसाई के नाम है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका निर्मला सीतारमण बनी है महिला रक्षा मंत्री। अब बढ़ती हैं आगे। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज बनी है। अब बढ़ती हैं आगे। इंदिरा गांधी ने किन किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी स्वयं संभाली थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय सहित कई मंत्रालय संभाली थी। अब बढ़ती हैं आगे। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की सरकार कितने दिनों तक चली थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 170 दिन तक चली थी। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल पुनर्गठन कैबिनेट रिसफल सबसे अधिक बार किस मंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पिछला बड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल मोदी सरकार में मोदी 2.0 के दौरान किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 2019 में हुआ था। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे अगले प्रश्न पर। जुलाई 2021 के मंत्रिमंडल फेरबदल में कितने नए मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त
उप मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2 यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन कार्यरत है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यहाँ पर कार्यरत हैं। अब बढ़ती हैं आगे, बिहार में मंत्रिपरिषद में एनडीए के किन प्रमुख घटक दलों का प्रतिनिधित्व है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। अब बढ़ती हैं आगे, राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन की अनुमति कौन देता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका राज्यपाल देता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका अनुच्छेद 164 एक के तहत होती है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में शासन प्रणाली किस देश की संसदीय व्यवस्था से प्रेरित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रिटेन से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर, भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद के गठन में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वे मंत्रियों के का चयन करती हैं और राष्ट्रपति की सिफारिश करते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, किसी मंत्री को पद से हटाने का अधिकार वास्तविक रूप से किसके पास होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो संवैधानिक रूप से क्या होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पतन हो जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में कोर कमेटी या किचन कैबिनेट शब्द किससे संदर्भित करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका प्रधानमंत्री के कुछ विश्वसनीय और प्रभावशाली मंत्रियों, सलाहकारों और अनौपचारिक समूह को यहाँ पर करता है। अब बढ़ती हैं आगे, मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, 1947 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका एन.आर. पिल्लई यहाँ पर सचिव थे। अब बढ़ती हैं आगे, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके कार्यालय के तहत कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकें सामान्यतः कहाँ आयोजित होती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका संसद भवन या प्रधानमंत्री निवास पर आयोजित होती हैं। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक कौन कार्यवाहक भूमिका निभा सकता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, वरिष्ठतम मंत्री राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नामित। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका औपचारिक प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कहाँ लाया जा सकता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अब बढ़ती हैं आगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या परिणाम होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में मंत्रियों की शपथ किसके समक्ष ली जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मंत्रियों की शपथ में कौन सी दो प्रकार की शपथ शामिल होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर शामिल होती है। अब बढ़ती हैं आगे, मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में निर्धारित होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरी अनुसूची में निर्धारित होती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राज्य
मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्रियों में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की बैठकों में नियमित रूप से शामिल नहीं होते जब तक विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डिप्टी मिनिस्टर का पद वर्तमान में भारत में किस स्थिति में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, यह पद अब उपयोग में नहीं है। अब बढ़ती हैं आगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय रखा गया। अब बढ़ती हैं आगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किस वर्ष किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2020 में किया गया। अब बढ़ती हैं आगे। उससे पहले यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मंत्रिमंडल का मैंने आपको 100 प्रश्न करा दिया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण मंत्रालय में समय के साथ किन दो अतिरिक्त विषयों को जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए, यहाँ पर वन एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वर्तमान पूर्ण नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY यहाँ पर पूर्ण नाम है। अब बढ़ती हैं आगे। जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय रखा गया है। अब बढ़ती हैं आगे। जल संसाधन मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय किस वर्ष किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2019 में किया गया। अब बढ़ती हैं आगे। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय को कभी एक साथ जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज मंत्रालय को जोड़ा गया था। अब बढ़ती हैं आगे। वाणिज्य मंत्रालय का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब बढ़ती हैं आगे। रेल मंत्रालय के साथ वर्तमान में किन अतिरिक्त मंत्रालयों का प्रभार अश्विनी वैष्णव के पास है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं IT का। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय वर्तमान में कार्यरत हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 51। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत सरकार कार्य आवंटन नियम किस वर्ष के तहत मंत्रालयों के बीच कार्य विभाजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत यहाँ पर मंत्रालयों के बीच विभाजित किया जाता है कार्य। अब बढ़ती हैं आगे। किसी मंत्रालय के अंतर्गत सचिव स्तर के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका सचिव सेक्रेटरी कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कौन माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल सचिवालय की होती है। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर क्या विशेष चुनौती होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहयोगी दलों के बीच मंत्रालयों का समुचित बंटवारा। अब बढ़ती हैं आगे। मोदी 3.0 सरकार गठबंधन आधारित सरकार क्यों मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ी। अब बढ़ती हैं आगे। 18वीं लोकसभा में भाजपा को अकेले कितनी सीटें मिली थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 240 के आसपास। अब बढ़ती हैं आगे। 18वीं लोकसभा का गठन किस तारीख से हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर 24 जून 2024 से। अब बढ़ती हैं आगे। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम किस तारीख को घोषित हुए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 जून 2024 को घोषित हुए थे। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में किसी मंत्री का बर्खास्त करने की प्रक्रिया में औपचारिक रूप से किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितने मंत्रालयों का प्रभार एक साथ संभाल सकता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका इसकी कोई निश्चित संवैधानिक सीमा नहीं है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर वर्तमान में अश्विनी वैष्णव के पास कुल कितने प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर किसी मंत्री का विभाग बदलना, पोर्टफोलियो रीसफल संवैधानिक रूप से किसका अधिकार है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से
अब बढ़ती हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें आमतौर पर किस अवसर से पहले अधिक चर्चा में आती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद सत्र या महत्वपूर्ण चुनावों से पहले। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल विस्तार कैबिनेट एक्सपेंशन का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मौजूदा मंत्रिपरिषद में नए मंत्रियों को शामिल करना, बिना मौजूदा मंत्रियों को हटाए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल फेरबदल कैबिनेट रीसफल का सामान्य अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मंत्रियों के विभाग बदलना और या नए पुराने मंत्रियों को शामिल बाहर करना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल की परंपरा किस वर्ष के उदाहरण से साझी जा सकती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 2021 7 जुलाई के फेरबदल 14 जुलाई से सत्र करती हैं। यहाँ पर आगे 2021 के मंत्रिमंडल फेरबदल में किन प्रमुख मंत्रियों को हटाया गया था? तो आपका रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्री को हटाया गया था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल की संरचना में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का क्या महत्व है? तो आपका सही जवाब है विभिन्न राज्यों और समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अब बढ़ती हैं आगे। किसी नए राज्य मंत्री की नियुक्ति के बाद सामान्यतः क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपका शपथ ग्रहण समारोह और विभाग आवंटन अधिसूचना जारी करना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में केंद्रीय मंत्रियों के वेतन का निर्धारण किस अधिनियम के तहत होता है? तो आपका वेतन एवं भत्ते मंत्री अधिनियम 1952 के तहत होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में किसी मंत्री का वेतन सामान्यतः किसके वेतन से जुड़ा लिंक्ड होता है? तो आपका संसद सदस्य के वेतन से अतिरिक्त भत्तों सहित। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त किस प्रमुख आर्थिक निर्णय संबंधी समिति में वित्त मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में गठबंधन सरकार के दौर में विभिन्न दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे का पहला बड़ा उदाहरण किस सरकार में देखा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, जवाहरलाल नेहरू 4 बार। यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू कुल कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर लगातार कार्यरत रहे? तो आपका सही जवाब है 3 बार, लगातार 17 वर्ष तक। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद के गठन के समय भारत की जनसंख्या के अनुपात में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर तय होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर, कोई निश्चित जनसंख्या अनुपात नहीं। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल की गोपनीयता बनाए रखने का सिद्धांत किस अवधारणा से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका कैबिनेट गोपनीयता का सिद्धांत कैबिनेट कॉन्फिडेंशियली से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर सामान्यतः क्या अपेक्षित प्रक्रिया होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका जांच और यदि आवश्यक हो तो इस्तीफा या बर्खास्तगी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल की बैठकों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सामान्यतः कितनी होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, साप्ताहिक, सामान्यतः हर सप्ताह। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत सरकार में नोट फॉर कैबिनेट, कैबिनेट नोट किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ए, आपका किसी प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी हेतु तैयार किया गया औपचारिक दस्तावेज। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में किसी नीति को कैबिनेट नोट के माध्यम से पारित कराने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार करना और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजना। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से कैसा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर यह एक राजनीतिक पद है, संविधान में इसका औपचारिक उल्लेख नहीं है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों में सामान्यतः क्या अंतर होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका इसका कोई मानक नियम नहीं, राज्यवार तय होता है। करती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, के पवन कल्याण। जनसेना पार्टी
यहाँ पर कार्यरत हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर बिहार में वर्तमान में कितने उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 यहाँ पर कार्यरत हैं। अब बढ़ती हैं आगे, तमिलनाडु में वर्तमान उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका उदयनिधि स्टालिन यहाँ पर कार्यरत हैं। अब बढ़ती हैं आगे, मंत्रिमंडल में शामिल किसी मंत्री की मृत्यु होने पर संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिक्त पद पर नई नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। अब बढ़ती हैं आगे, किसी मंत्री द्वारा स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा जाता है और वे इसे स्वीकार करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था किस एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है? तो आपका सही जवाब है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा संहिता संबंधित एजेंसियां। अब बढ़ती हैं आगे, प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा किस बल द्वारा प्रदान की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका विशेष सुरक्षा दल एसपीजी यहाँ पर प्रदान की जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में मंत्रियों के आधिकारिक आवास आवंटन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शहरी विकास मंत्रालय संपदा निदेशालय की जिम्मेदारी होती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में मंत्रियों को उनके कार्यालय के लिए किस भवन में इस स्थान आवंटित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन जैसी सरकारी इमारतें। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ किस भवन में स्थित है? तो आपका साउथ ब्लॉक। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में गृह मंत्रालय किस भवन में स्थित है? तो आपका नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में विदेश मंत्रालय किस भवन में स्थित है? तो आपका साउथ ब्लॉक। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में वित्त मंत्रालय किस भवन में स्थित है? तो आपका नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में रक्षा मंत्रालय किस भवन में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर सेना भवन और साउथ ब्लॉक। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद सामान्यतः किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभागों का आवंटन किया जाता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में विभाग आवंटन पोर्टफोलियो एलोकेशन की अंतिम अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पास सामान्यतः कौन से विभाग सीधे रहते हैं? तो आपका सही जवाब है कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग। अब बढ़ती हैं आगे, प्रधानमंत्री के पास परमाणु ऊर्जा विभाग होने की परंपरा किस कारण से है? तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक महत्व के कारण। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। अब बढ़ती हैं आगे, किसी विशेष परिस्थितिक जैसे आपातकाल में मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक कौन बुला सकता है? प्रधानमंत्री बुला सकता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल के फैसलों की घोषणा सामान्यतः किसके द्वारा प्रेस को दी जाती है? तो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग टीम के द्वारा दी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए निर्णयों का सार्वजनिक करने का सामान्य प्रक्रिया क्या है? प्रेस विज्ञापित और पीआईबी के माध्यम से। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में मंत्रिमंडल के निर्णयों पर बहस और विश्लेषण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार मानी जाती है? मीडिया, संसद और नागरिक समाज। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत में गठबंधन युग 1989-2014 में मंत्रिमंडल गठन की एक प्रमुख विशेषता क्या रही? तो आपका सहयोगी दलों के साथ मंत्रालयों के बंटवारे पर लंबी बातचीत। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में 2014 के बाद मोदी सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल में मंत्रिमंडल के आकार को लेकर क्या रुख अपनाया गया था? तो आपका अपेक्षाकृत छोटा और कार्यकुशल मंत्रिमंडल बनाने पर जोर। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत के संविधान निर्माताओं ने मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा क्यों नहीं रखी थी मूल संविधान में? तो आपका उन्होंने इसे संसदीय परंपरा और व्यवहारकारिता पर जोड़ा। बाद में 91वें संशोधन
सीमा जोड़ी गई। अब बढ़ते हैं आगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मुख्यतः किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आपका सही जवाब है बड़े और अस्थिर गठबंधन मंत्रिमंडलों तथा दल बदल पर अंकुश लगाने हेतु लाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित किस अनुसूची में भी संशोधन किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। अब बढ़ते हैं आगे। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ मूल रूप से किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल की स्थिरता बनाए रखने में दल बदल विरोधी कानून की क्या भूमिका है? तो आपका यह सांसदों विधायकों को दल बदलने से हस्तोत्साहित कर सरकार की स्थिरता प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में किसी मंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में संविधान क्या कहता है? तो आपका संविधान में मंत्री बनने के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है संसद सदस्य होने की शर्त के अनुसार? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 25 वर्ष लोकसभा हेतु, 30 वर्ष राज्यसभा हेतु। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है तो क्या वह मंत्री बन सकता है? सामान्यतः नहीं। संसद सदस्यता के लिए अयोग्यता के प्रावधान लागू होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में मंत्रियों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा किस प्रक्रिया के तहत आवश्यक है? तो आपका चुनाव आयोग को नामांकन के समय शपथ पत्र के माध्यम से। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रियों के लिए आचार संहिता का कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो आपका प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित नियमों के माध्यम से। अब बढ़ती हैं आगे। भारत के हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने हेतु मंत्रियों के लिए क्या सामान्य अपेक्षी होती है? तो आपका व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों से मंत्री पद को अलग रखना यहाँ पर सामान्य आपेक्ष होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल के गठन समय जाति धर्म और क्षेत्र का संतुलन बनाए रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो आपका सामाजिक इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल का गठन करते समय राजनीतिक दल और आमतौर पर किन कारकों को ध्यान में रखते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका राज्यवार प्रतिनिधित्व जातीय संतुलन अनुभव और वरिष्ठता यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में गठबंधन सरकार में साझा न्यूनतम कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP का क्या महत्व है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यह गठबंधन सहयोगियों के बीच सहमत नीतिगत प्राथमिकताओं का दस्तावेज होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर UPA सरकार 2004 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो आपका सही जवाब है कांग्रेस और वाम मोर्चा सहित सहयोगी दल द्वारा। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किन मानकों पर किया जाता है? तो आपका सही जवाब है नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता और जनहित। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा नीतिगत असहमति व्यक्त करने पर सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका यहाँ पर सार्वजनिक रूप से समूह निर्णय का समर्थन करना सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में किसी मंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध सार्वजनिक बयान देने पर क्या परिणाम हो सकता है? उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है सामूहिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन के कारण। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत में मंत्रिमंडल के फैसलों को चुनौती देने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायालय में। बढ़ती हैं आगे। भारत में मंत्रिमंडल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत के तहत समित होती है? तो आपका नीतिगत मामलों में न्यायपालिका सामान्यतः हस्तक्षेप से बचती है। नीति बनाम कानूनी वैधता। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में गठबंधन सरकार के दौर में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी रही? तो आपका UPA 1 UPA 2 2004-2014 कुल 10 वर्ष। अब बढ़ती हैं आगे। भारत में यहाँ पर NDA राष्ट्रीय जनतंत्रिका गठबंधन का गठन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आपका 1998
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है 2004 में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर वर्तमान एनडीए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें जीतने में सफल रहा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका लगभग 293 सीटें। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में गठबंधन राजनीति के दौर में क्षेत्रीय दलों की मंत्रिमंडल में भूमिका किस प्रकार बढ़ी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय और सौदेबाजी की शक्ति मिली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक विश्लेषक किस पहलू पर विशेष ध्यान देती हैं? तो आपका जातीय, क्षेत्रीय और गठबंधन संतुलन पर ध्यान देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में मंत्रिमंडल गठन के समय अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति को क्या कहा जा सकता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुभव और नवाचार का मिश्रित टीम दृष्टिकोण। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में किसी नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी होती है? तो आपका सही जवाब है ए, आपका राष्ट्रपति की अधिसूचना और कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के माध्यम से। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में हाल के वर्षों में किस नए मंत्रालय विभाग का गठन चर्चा में रहा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय 2021 में गठित। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2021 में गठन हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय के गठन के समय इसके पहले मंत्री कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमित शाह बने। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग करके स्वतंत्र मंत्रालय कब बनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2019-20 में। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर, भारत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2014 में। तो यहाँ पर नया मंत्रिमंडल आपका, यहाँ पर 201 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलती हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।